अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, रवां माली साल में 6 अरब डॉलर की इमदाद लेने वाले मुल्क पाकिस्तान ने साल 2025-26 के लिए 18 अरब डॉलर्स के बजट का तखमीना लगाया है। IMF का मानना है कि गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान का रेवेन्यू दुगना हुआ है, जबकि दूसरी जानिब FBR को 833 अरब के शॉर्टफॉल का भी सामना करना पड़ा और 2024-25 के बजट का खसारा GDP के 5.6% का तखमीना लगाया गया है। लिहाजा अब आमदा बजट में IMF ने बिजली के सस्ते निज़ाम यानी सोलर सिस्टम समेत ज़रूरी प्रोडक्ट्स और कबायली इलाकों से तैयार शुदा मसनूआत को भी टैक्स के धारे में लाने की डिमांड कर रखी है। बल्कि टैक्स लगाने की हुदूद यही नहीं रुकती, पेट्रोलियम लेवी से भी 1311 अरब की वसूली का हदफ भी दे दिया गया है। कुल मिलाकर बजट 2025-26 गरीब या तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ ज़्यादा खुशखबरी नहीं ला रहा, क्योंकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी कुछ दिन पहले वाज़े किया कि हम तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की बात अपनी जगह, हकीकत ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर तनख्वाहदार तबका ही है। अगर इस तबके को हुकूमत रिलीफ दे देगी तो फिर FBR की आमदनी कहाँ से पूरी होगी? मुआशी हवाले से पाकिस्तान को जहाँ मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, वहीं खसारे का शिकार होने वाले PIA समेत कई इदारों की निजकारी में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मगर खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग का रुझान ज़ोर पकड़ता जा रहा है और गुज़श्ता चंद सालों से ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म की वजह से पाकिस्तानी अवाम अरबों डॉलर्स सालाना मुल्क में ला रहे हैं। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने क्रिप्टो की तरफ तवज्जो देते हुए क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो काउंसिल कायम की और अब बिटकॉइंस की माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली भी मुख्तस की गई है और साथ ही पाकिस्तान ने अपना सिस्टम जो है उसे भी तब्दील करने पर तवज्जो मरकूज़ कर ली है। अब अहम बात यह है कि दहशतगर्दी से निबर्द आज़मा पाकिस्तान ने भारत को जंग में शिकस्त दे दी, मगर मुआशी तौर पर अभी भी हम कमज़ोर हैं और मुस्तकबिल में अगर भारत ने दोबारा अटैक किया तो उससे पहले पाकिस्तान को अपनी मुआशी मैदान में लोहा मनवाना होगा और चैम्पियन बनना होगा। तो यहाँ सवाल ये है कि मुआशी मैदान में कामयाबी हासिल करने के लिए पाकिस्तान को बजट 2025-26 में क्या टारगेट सेट करने चाहिए और किस तरीके से आम इंसानों की जो मुआशी सूरत हाल है उसे गवर्नमेंट बेहतर कर सकती है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और सेक्रेटरी जनरल अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपने वक्त निकाला। बहुत सारे सवालात हैं क्योंकि बजट इज़ अराउंड द कॉर्नर और फिर हुकूमत बहुत सारी ख्वाब जो है वो दिखा भी रही है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये बजट 2025-26 आम आदमी के लिए है, एक वही मामूली सा सवाल जो हम हर साल करते हैं या नहीं? नहीं, ये हुकूमत जो है वो भी कोई आम आदमी की से नहीं बनी है और ना ये आम आदमी के लिए बजट होगा। जिस तरह पिछले मरतबा भी कहीं यहाँ टैक्स लगा देंगे, कहीं वहाँ टैक्स लगा देंगे, तो अब तक जो बातें आई हैं वो वही करते रहेंगे कि अपने अखराजात बढ़ाते रहेंगे, अपने आप को आसानियाँ देते रहेंगे, MNAs और MPs के प्रोजेक्ट्स बहुत लगा देंगे, PHDP में पैसे डाल देंगे और जो जो ज़रूरत पड़ेगी फिर वो IMF के कहने पे हमसे टैक्स लगा लेंगे। ये नहीं करेंगे कि वो अपने अखराजात कम करते हैं ताकि IMF इनको टैक्स लगाने का नहीं कहे। मेरे ख्याल से आप देखेंगे कि आवाम पे बोझ ही आएगा बजट में, आसानी नहीं। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं, कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद जो पेट्रोल लेवी है उसमें इजाफा कर दिया जाएगा और फिर वो 100 से ज़ायद रुपए ऊपर चले जाएंगे, फिर 5 रुपये कार्बन लेवी भी ऐड की जाएगी। ये तो हो गए टैक्स वाला। दूसरा ये कि हम लास्ट जो पाकिस्तान इंडिया का एक स्पैट हुआ था उसके बाद कुछ तजावीज़ सामने आ रही थी कि जो दिफाई बजट है उसमें दुगना या तिगना इजाफा जो है वो किया जाए। ये तजवीज़ अब ज़ाहिर है कि बजट पेश होगा तो पता चलेगा। आप समझते हैं कि इजाफा तो होना चाहिए, ये हर पाकिस्तानी चाहता है, क्या दुगना या तिगना इज़ इट रियलिस्टिक? देखें, पहला जो आपने बताया लेवी का, तो ये 78 रुपये जो अभी लेवी है और इन्होंने IMF को कहा हुआ था कि हम अब सस्ता नहीं करेंगे पेट्रोल, तो पिछली मरतबा इन्होंने लेवी नहीं बढ़ाई, उन्होंने कुछ और खर्चे कर दिए ताकि पेट्रोल सस्ता ना हो और अब वो 78 रुपये से 100 रुपये लेवी कर देंगे। 100 रुपये के ऊपर जाने के लिए इन्होंने सोचा कि चलो लेवी का कोई और नाम रख लो, तो एक ज़्यादा अच्छा नाम इनको लगा के कार्बन लेवी कर देंगे ताकि कोई एनवायरनमेंट के ऊपर वो एहसान फरमाएं।
तो अलग अलग नए नाम से वो लेवियां डाल रहे हैं, लेकिन बेसिकली लेवी तो लेवी है। वो अब एक मोटरसाइकिल वाला जो रोज का 1 लीटर पेट्रोल भराता है, अब उससे आप 105 रुपए लेवी के उसमें ले लेंगे, 15 रुपए आप उससे कस्टम ड्यूटी के इसमें ले लेंगे, तो रोज से उसको 120 रुपए या महीने के 3,600 रुपए उससे ले लेंगे। लेकिन आप दुकानदारों से वो पैसे नहीं ले सकते। आपने दुकानदारों से जो है वो पूरे साल में 56 अरब रुपए का आपका एस्टिमेट था, आपने लिए सिर्फ 30 लाख रुपए। कहाँ 56 अरब रुपए और कहाँ 30 लाख रुपए। इसी तरह यह है कि हजारों एकड़ की किसी की ज़रई अराजी हो, उससे आप टैक्स नहीं ले सकते, लेकिन 50,000 रुपए की अगर किसी की नौकरी है तो उससे आप टैक्स लग सकते हैं। तो ये हुकूमत की प्रायोरिटीज है कि जिसके गर्दन पतली हो वो आप दबा दें। जहां तक दिफा का ताल्लुक है, तो इस साल शायद 2125 अरब रुपए इन्होंने खर्च किए हैं दिफा में। अब ये बात हमको समझ में आ गई है हिंदुस्तान की इस जंग के बाद कि दिफा ज़रूरी है, कन्वेंशनल डिटरेंट ज़रूरी है कि न्यूक्लियर वेपन्स तक नहीं जाना पड़े तो आपको मिसाइल्स लेने पड़ेंगे और जहाज़ लेने पड़ेंगे। हिंदुस्तान ने कहा है कि वो 0.5% अपना GDP का यानी कि $20 बिलियन और खर्च करेगा, तो हमें 1-2 बिलियन 2.5 बिलियन और खर्च करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि ये 2200 अरब रुपए से बढ़ के कहीं 2700-2800 अरब रुपए हो जाएगा। दुगने और तिगने की किसी ने बात भी नहीं करी और ना वो मुमकिन है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी बात मैशत फैसल इतनी बाउडा बड़ी साहब ने नहीं की है। थी, जो सेनेटर हैं उन्होंने ये बात कही थी, और उन्होंने उसका सजेशन दिया था कि ये आवाम से ना निकालें, ये आप अपने मुराद कम करके निकालें या डेवलपमेंट फंड से निकालें। ये फैसल की बात आई थिंक मेरे ख्याल से बड़ी रीजनेबल है कि ये आप आवाम से ना लें, अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कम कर लें। 700 अरब रुपए आपने इस साल भी MNAs और MPAs के लिए मुख्तस किए थे पिछले साल। और अगर आप ये समझते हैं कि जंग के हालात हैं, पाकिस्तान की बका की और सलामती के लिए हमको पैसे डालने पड़ेंगे दिफा में, और मेरे ख्याल से ये बात ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम उसी साल जो है वो नालियाँ डालें और MNAs और MPAs को ये पैसे दें जिसमें से वो 20 से लेकर 40-50% तक जो है वो बेकायदगी होती है। अगर 1-2 साल MNAs और MPAs हजरात को हम कह दें कि चलो अभी इलेक्शन नहीं आ रहा, आपको इलेक्शन फंड्स की ज़रूरत नहीं है, अगर अभी इस साल ना करें, ये थोड़ा सा अगर हम करप्शन रोक देते हैं इन चीज़ों में, तो 20 हमको आराम से 600-700-800 अरब रुपए आराम से बच सकते हैं, जिससे आप दिफा भी कर सकते हैं और लोगों को रिलीफ भी दे सकते हैं। इस साल आप PSDP और ADP यानी कि जो सूबे खर्च करते हैं, वो सब मिलाकर आप 2,500 अरब रुपया खर्च करेंगे, उसमें से आराम से हंसते खेलते आप 1,000 अरब रुपया बचा सकते हैं। 500-700 अरब रुपया इसमें आप डिफेंस में डाल दें, 200-300 अरब रुपए से आप नौकरी पेशा लोगों के ऊपर जो टैक्स लगाया उसमें कमी दे दें। ठीक है। अच्छा मिफ्ता इस्माइल साहब, चूँकि मैं थोड़ा सा आम आदमी की भी बात करना चाहती हूँ और थोड़ा सा पॉलिटिकल भी डिस्कशन करना चाहती हूँ। 2 छोटे छोटे सवाल हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, पहले मैं उससे आगाज़ कर लेती हूँ। 2026 से हम देख रहे हैं कि 2035 तक वर्ल्ड बैंक या 36 तक वर्ल्ड बैंक हमें 10 साल का एक प्लान दे रहा है जिसमें पाकिस्तान को $40 अरब मिलेंगे। IMF से ऑलरेडी हम पैसे ले रहे हैं, ले चुके हैं। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जिनमें चीन भी शामिल है, हम उनसे भी पैसे लेकर अपने ख़जाने में डाल रहे हैं। लेकिन आम आदमी को शायद ये अंदाज़ा हो चुका है कि ये पैसे हमने देने भी हैं, हमने अपनी मईशत को खड़ा करके। क्या ये स्ट्रक्चर जो इस वक्त चल रहा है इकॉनमी का, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के दौरान क्या हम इतने कैपेबल हो सकते हैं कि एट अ पोजीशन हम ये पैसे रोक दें, ना लें, हमारी इकॉनमी खड़ी हो जाए? हो सकती है तो कैसे हो सकती है? प्लीज़ इस पर गाइड कीजिएगा। देखिए, अगर आप कर्ज लेकर उन ऐसे प्रोजेक्ट्स में डालते हैं कि जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा मिले और कर्ज लेकर आप अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर लेते हैं और आप वापस कर सकते हैं, तो कर्ज लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि आप कर्ज क्यों ले रहे हैं। हम बेसिकली कर्ज लेते हैं पिछला कर्ज वापस करने के लिए, और हम मजीद इसकी वजह से, सूद की वजह से मजीद कर्ज डूब रहे होते हैं। अब 40 आप वैसे ही 2 से 2.5 बिलियन से 3 बिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से आप लेते हैं। ये 10 साल का फ्रेमवर्क है, वो 4 बिलियन का है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और वो अगर हम 4 बिलियन ले लेंगे तो इससे यही होगा कि हमको जो वर्ल्ड बैंक के कर्जे आ रहे होंगे उससे पिछले वर्ल्ड बैंक के कर्जे दे रहे होंगे, वर्ल्ड बैंक के जो कर्जे आ रहे होंगे उससे कहीं और किसी के कर्जे उतार रहे होंगे। लेकिन बेसिकली जब तक कि आप बरामदात अपनी नहीं बढ़ाते, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, आपके पास डॉलर्स तो नहीं आएंगे। आपको जो डॉलर्स चाहिए होते हैं आपको कर्ज से ही आते हैं, वरना आपकी रेमिटेंस और एक्सपोर्ट्स जो है वो 2 चीज़ें हैं, लेकिन वो 2 चीज़ें मिलाकर हमारी इंपोर्ट्स के बराबर होती हैं। हमारी बरामदात और हमारे जो तरसीलात आती हैं वो बराबर हो जाती हैं हमारी दरामदात के, इंपोर्ट्स के। तो हम वहाँ पे तो 0-0 रहते हैं। तो फिर हमको जो भी पैसे वापस करने होते हैं दुनिया को, जो हमने कर्ज लिए हुए हैं, उसको हमको कर्ज लेके वापस करना पड़ता है। फिर हम जब कर्ज पे कर्ज लेते हैं तो मजीद अगले सालों में मजीद कर्ज में डूब जाते हैं। लेकिन किसी हुकूमत ने कभी ये नहीं सोचा कि यार हम यहाँ पे फंसे हुए हैं,
तो हम ऐसी स्ट्रैटेजी करें ताकि हमको कर्ज से हम अपने आप को वीन ऑफ कर लें, या कुछ कर्ज देने के लिए अपने आप की सलाहियत पैदा करें, जिसका मतलब है कि हम बरामदात की सलाहियत पैदा करें। लेकिन अगर आप दुनिया के इस खित्ते के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स लेते हो, सबसे महंगी बिजली हो, सबसे महंगी गैस हो, तो ना आपके पास बैरूनी सरमायाकारी आएगी और ना लोकल सरमायाकारी इतनी होगी कि जिसकी वजह से आपका इंडस्ट्रियल बेस बढ़े और बल्कि आप आपकी एक्सपोर्ट कर सरमायाकारी सकें। एक्चुअली लिहाजा शिफ्ट हुई भी है बहुत हद तक। आपकी सरमायाकारी, आपकी जो कॉटन की फैक्ट्रीज और लूम्स हैं, ये सारी बांग्लादेश में भी शिफ्ट हुई हैं और ये हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम देखा। यू वेरी करेक्ट अबाउट इट। एक और सवाल छोटा सा, एक तो ये कि हम हमेशा अपने IFBR का टारगेट डिस्कस करते हैं जो अभी भी मीट नहीं हुआ है, बट ऑन दी अदर हैंड प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है। मेहता साहब, प्राइवेटाइजेशन में हुकूमत कहाँ चूक गई? प्राइवेटाइजेशन में हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। मेरा नहीं ख्याल था कि इनकी नीयत थी ये प्राइवेटाइज करने की। जब PIA प्राइवेटाइज करने आए थे तो उस वक्त सबने इनको बताया था कि आप PIA की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर खसारे ज़्यादा हैं और असासे कम हैं, लिहाजा कोई भी आपको बिड नहीं आएगी। तो उन्होंने उसका सोल्यूशन ये नहीं निकाला कि वो बैलेंस शीट को ठीक कर लें, उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला कि एक पार्टी को कहा कि यार तुम ज़बरदस्ती बिड कर देना, मना कर देंगे ब्लू वर्ल्ड वालों को, जो मुस्लिम लीग के MPA भी हैं। क्योंकि इनकी नीयत नहीं थी। ना शहबाज साहब ने कभी कोई चीज़ प्राइवेटाइज की है, ना प्राइवेटाइजेशन कमेटी के चेयरमैन डार साहब ने कोई चीज़ प्राइवेटाइज की है। इनकी नीयत ही नहीं थी प्राइवेटाइज करने की। अब जो है वो इनके बॉसेस ने ये काम ले लिया है तो शायद PIA प्राइवेटाइज कर देंगे। लेकिन देखें ना, हमने पिछले 1-1.25 साल इस हुकूमत के हो गए हैं, ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी गैस की प्राइवेटाइज की है, ना बिजली की कंपनी कोई प्राइवेटाइज की है, ना कोई जनरेशन कंपनी प्राइवेटाइज की है, ना PIA प्राइवेटाइज की है। आप रेलवे के ऊपर 110 अरब रुपया पिछले साल नुकसान किया, इस साल शायद इससे भी ज्यादा नुकसान करेंगे। तो आप नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको ये गवर्नमेंट की साइज रखनी है। देखिए, जो गाड़ियां आपको मिलती हैं, मराते मिलती हैं, वो कंपनियों से मिलती हैं। हुकूमत की गाड़ी तो छोटी होती है, आपको अगर लैंड क्रूजर चलानी है तो आपको वो कंपनियों से मिलती है। तो हुकूमत का कोई इरादा ही नहीं है इस हुकूमत का कि वो कंपनियों को निजकारी करे। ये थोड़ी बहुत अगर एक आध कोई निजकारी हो गई तो अल्लाह करेगा हो जाए, लेकिन वरना इनका इरादा नहीं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि नीयत में फुकदान है और अमल दरामद भी नहीं हो रहा है। मिफ्ता साहब, लेकिन ऑन दी अदर हैंड चूँकि हम ये बहुत डिस्कस करते हैं, आपके साथ भी मैंने बेशुमार मरतबा ये डिस्कस किया है कि इकॉनमी की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में हो, और अभी भी हम उसी भंवर में फंसे हैं जहाँ से हमने आगाज़ किया था, वहीं पर आन पहुँचे हैं। ये जो टसल है, इसको आप रुकता थमता देख रहे हैं इन बिटवीन इमरान खान एंड एस्टेब्लिशमेंट? लेकिन एक ना एक दिन ये कहीं ना कोई तस्वीर तो होगा, एक ना एक दिन तो ये मामला सुलझाया जाएगा। आज हो, 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, कभी ना कभी हो। जितना अरसा इंतजार करेंगे इतना अरसा मुल्क का नुकसान होगा। हमको ये देखना है कि मुल्क हम किसके लिए चला रहे हैं। अगर हम पाकिस्तानी अवाम के लिए चला रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम की बेहतरी के लिए चला रहे हैं, तो एक तो ये है कि चलो अवाम जो कह रही है उसको मान लो और अवाम के वोट को जो है वो इज्जत दे दो। चलो वो नहीं करते हो तो कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट कर लो। हमारी तो दुआ है कि, और हम किसी को वो नहीं कर रहे कि आप बुरे हैं या आप बुरे हैं, हम तो ये दुआ करते हैं कि जो पिछले माती में हुआ, माती के अंदर सबसे गलतियां सरजद हुई हैं। ये नहीं कह सकते कि खान साहब कोई फरिश्ते हैं, और ना ये कह सकते हैं कि हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट कोई फरिश्ता है। सब बैठ के आपस में कोई तय कर लें, कोई लाए अमल बनाएं, क्योंकि आखिर में तो हम दुश्मन तो नहीं है ना एक दूसरे के, हम मुखालिफ जरूर हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब हिंदुस्तान से हमारी जंग हुई थी, जो एक्चुअल दुश्मन हमारे थे, तो फिर पूरी कौम साथ खड़ी हुई थी। हाँ तो जी। इस तरह अगर हम ये सोच लें कि हमको हिंदुस्तान से सिर्फ जहाज़ों में जंग नहीं जीतनी, जो अल्लाह ताला ने जिसमें हमको सरफरू किया है, लेकिन हमको बच्चों की तालीम की जंग भी जीतनी है, हमको कौम की सेहत की जंग भी जीतनी है, हमको कौम की रोज़गार की जंग भी जीतनी है। अगर हम पूरे पाकिस्तान की मईशत की जंग भी जीते हिंदुस्तान से, तो फिर हमको उधर भी एक दिखाना होगा। और अगर एक साथ हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि PTI को और हुकूमत को और कुछ ना कुछ ये रास्ता निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, और कोई ना कोई तरीके पे जाना पड़ेगा। जितनी जल्दी चले जाएंगे इतना अच्छा हो जाएगा। लेकिन आइडियोलॉजी का बहुत फ़र्क आ जाता है। आप लोगों ने भी साथ चल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देखा है। शायद खाकान अब्बासी से मैंने अपने प्रोग्राम में सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि हमें रिजर्वेशंस थी और हैं PTI से। आप लोग भी तो साथ नहीं चल पाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नहीं, देखें, हमने कोई PTI के साथ चलने का हमारा कोई इरादा कभी था भी नहीं कि हम उनसे कोई इलेक्टोरल अलायंस करें। हम नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ी पार्टी है, हमारी एक छोटी नई पार्टी है, हमारी अपनी, तो हम तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे उनके साथ। और हमारी अपनी सियासत है, उनकी अपनी सियासत है। लेकिन हम एक मिनिमम प्रोग्राम पे, चाहे वो PTI हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सबसे एग्री कर सकते हैं कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, कुछ इस्लाहात की जरूरत है,
और ये सारे इस्लाहात की इब्तिदा जो है वो कानून की हुक्मरानी से होगी। तो चलो आओ कानून की हुक्मरानी पे बैठ जाएं, उस पे हम किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। हम आइन की बालादस्ती के लिए हम किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं समझते, सच्ची बात है हमारी पार्टी कि पीटीआई या मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी कोई हमारा दुश्मन है। वो सब हमारे भाई हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे दोस्त इंशाल्लाह आइंदा बनेंगे। मतलब ये कि इधर यू आर फ्रेंड ऑलरेडी और यू विल बी अ फ्रेंड इन द फ्यूचर। हम हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, और हम पीटीआई के साथ भी ये बात करने के लिए तैयार हैं कि हम कानून की हुक्मरानी पे और आइन की बालादस्ती पे हम बात करेंगे। हमने इनके साथ कॉन्फ्रेंसेस करी है। हाँ, हमारी सियासत धरने वगैरह की, प्रोटेस्ट की सियासत नहीं है, ना हमारे पास इतना कोई वसाइल है, ना हमारे कोई इतनी सोच है कि इस तरह की हम कोई सियासत करें। लेकिन पीटीआई हो या मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, जेयूआई हो, हम सबसे बात करने के लिए तैयार है और सबसे हमारा कांटेक्ट होता है। I still remember I asked you this question जब ग्रैंड अलायंस बनने की बात हो रही थी, एंड आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू शायद खाकान अब्बासी साहब एज वेल एंड रेस्ट। तो सबकी कमोबेश यही एक राय थी कि हम एहतजाज की हक में नहीं है, हमें डायलॉग्स की तरफ जाना है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इमरान खान साहब अंदर तो हैं ही, दिस इज़ द एक्सट्रीम एंड जो हो सकता था, लेकिन बाहर आने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए? एहतजाज, धरना, लॉन्ग मार्च सब कर रहे हैं, हो भी चुका है, अब क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सियासी रहनुमा पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर सियासी रहनुमा अक्सर जेल में जाते हैं। मैं भी जेल में गया हूँ, शायद अब्बासी साहब भी जेल में गए, मियां नवाज शरीफ भी जेल में गए, जरदारी साहब भी गए जेल में गए। कौन नहीं गया पाकिस्तान में सियासी लीडर? तो खान साहब अगर जेल में गए तो पाकिस्तान के अंदर कोई नई बात नहीं है, कोई पाकिस्तान की रिवायत से बहुत दूर नहीं है। सो इस वक्त जो पीटीआई का भी रुझान होना चाहिए वो खान साहब, और मेरे ख्याल से है भी, कि खान साहब की रिहाई जो है वो उनके ख़ानदान की ज़रूर ये ख्वाहिश हो सकती है और उनके चाहने वालों की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है। लेकिन पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी की जो नंबर वन जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और है मेरे ख्याल से, वो कानून की बालादस्ती या आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। एक मरतबा कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती हो जाती है तो बाकी सारे मसाइल आपके सेकेंडरी हो जाते हैं। फिर अगर कानून को सही तरीके से नाफिज करते हैं, आइन को आप ऊपर ले आते हैं, तो फिर खान साहब को भी कोर्ट से भी रिलीफ मिल सकता है अगर उनका रिलीफ ड्यू है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो तो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो ये सोच भी नहीं सकते कि हमें रिलीफ मिलेगा। ये मैं नहीं, ये वो कहते हैं, उनके पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। जी बिल्कुल। अब मैं समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसने हमारे आइन को जिस किस्म की ज़रब पहुंचाई है, वो शायद हमने राफेल के राफेल की साख को पहुंचाई हो, 3 राफेल गिरा के। मतलब तो सीरियसली 26वीं आईनी तरमीम वाज नॉट अ गुड डे फॉर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इन टर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये तो आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं। तो और मुझे नहीं लगता कि ये आईनी तरमीम जो है ये टेस्ट ऑफ टाइम पे पूरा उतरेगी। आप देखेंगे कि कुछ सालों में ये आईनी तरमीम जो है वो वापस ली जाएगी। और आज जो मसनद पे बैठे हैं पीपल्स पार्टी वाले और मुस्लिम लीग वाले, कल शायद इसी दिन को अफसोस करेंगे कि यार ये गलती हो गई थी हमसे। ये चीज तो गलती है, मैं समझता हूं। तो अगर पीटीआई वाले ये जी 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 प्लीज, तो पीटीआई वालों को इस पे बात जरूर करनी चाहिए कि आप आइन की बालादस्ती करें, और मेरे ख्याल से अगर पर्सनलाइज ना करें खान साहब के ऊपर और वो उसका कॉन्सिक्वेंस होने दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, आपने मुझे वो बात याद करा दी कि नैब पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब नून लीग को कन्विंस करती रही हुकूमत में आने के बाद कि आए इस पे बैठ के कोई बात करते हैं, नून लीग ने उस वक्त नहीं की, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो नैब के थ्रू हुआ है उसका अंदाज़ा नून लीग को भी हो गया था और पीपल्स पार्टी को भी। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने अपना कीमती वक्त, अपनी राय जो है वो हमारे साथ शेयर की। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेरे साथ जर्नलिस्ट का पैनल मौजूद होगा। वेलकम बैक नाजरीन। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कंफ्यूज हैं और तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत कशमकश का शिकार है कि तहरीक चलानी है या फिर मुज़ाकरात करने हैं। बानी ने इस्टेब्लिशमेंट को बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत दी, मगर दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर इमरान खान ने पार्टी क़यादत को तहरीक चलाने के लिए अपनी कोशिशें और काविशें तेज़ करने की हिदायत की है। मगर जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत ने अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने में नाकामी देखी,
शायद तहरीक चलाने के लिए भी वो खुद को तैयार नहीं समझती, जिसका डेमो हमने गुज़श्ता दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज के दौरान देखा कि खातिर ख्वाह क़यादत एहतजाजी तहरीक में शामिल नहीं हुई। यही वजह है कि पार्टी में कोई हलचल दिखाई नहीं देती, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा शौकत यूसुफजई ने भी कह दिया है कि पार्टी वर्कर्स परेशान हैं और लावा पक रहा है, लिहाजा पार्टी क़यादत वर्कर्स को एतमाद में ले। जबकि दूसरी जानिब चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमज़ा ने इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक में शमूलियत ना करने वाले पार्टी अरकान और अहदेदारान को शो काज नोटिस देने और पार्टी से निकालने का फैसला किया है, जिस पर तनकीद भी की जा रही है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने 2 दिन पहले कहा था कि मेज़ पर बैठे और बात करें कि हम क्या करें कि आप मेरे भाई को रिहा कर दें। अलीमा खान के इस बयान को मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने NRO का नाम दिया है, यानी हुकूमत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैफियत को एंजॉय कर रही है। लग तो ऐसे ही रहा है, मगर मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम किसी भी वक्त संगीन बहरान की सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, जिसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए कि इनफ इज़ इनफ और डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान को भी आगे बढ़ाने के लिए तमाम सियासी जमातों को पॉलिटिकल स्पेस देना ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से क्यों नहीं हो रहे और हुकूमत के साथ PTI मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाह रही, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ पैनल में 2 बहुत ही ज़बरदस्त सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है आमिर इलियास राना साहब ने और अमीर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, मुझे बताइएगा कि इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करने से लेकर इस्टेब्लिशमेंट बात क्यों नहीं कर रही है, इसके इन बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने क्या खो दिया, क्या पा दिया? देखें, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी बात नहीं करूँगा से लेके सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट तक बात करूँगा। यहाँ तक का उनका सफ़र है, मीर जाफ़र से मीर सादिक तक, और फिर जो इनकी पार्टी के रहनुमा हैं, ज़ाहिर है हर बंदा अपनी अपनी पोजीशन के लिए दौड़ भाग रहा है। आज भी इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ लेकिन मुल्क की खातिर, अपनी खातिर नहीं। अच्छा जी, तो ये तो बताएं ना कि मुल्क की खातिर आपसे पूछने कौन आया था कि आप मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पूरी पार्टी इस बात पे लगी हुई थी, बही खा लगे हुए थे कि इमरान खान के बगैर आप ना जंग लड़ सकते हैं ना जीत सकते हैं। उनकी हमशीरा ने कहा कि जनाब ये तो जंग ही नहीं, तो आपस में मिले हुए हैं। और फिर उमर अयूब साहब ने कहा इनके पास ना जहाज़ उड़ाने के लिए फ्यूल है, इनके पास ना गोले मारने के लिए गोले बचे हैं। इससे बड़ी क्या गुफ्तगू होगी इस जंग के ऊपर? अब आप इस्टेब्लिशमेंट से क्या चाहते हैं? फिर आप चाहते हैं तो फिर बोलें, आपको बोलना पड़ेगा, और वो बोलने के लिए आपको फिर माफ़ी मांगनी पड़ेगी 9 मई पे, जो बड़ी एक स्ट्रेट पोजीशन है कि आइंदा के लिए भी सिद्ध के दिल से कहना पड़ेगा कि ये काम नहीं करूँगा। अच्छा, अब ये वो बात है जहाँ पे आके सारा बयानिया ख़राब होता है। फिर आप कहते हैं कि ज़मानत भी चाहिए है लेकिन डील भी नहीं होगी, तो डील भी आपको पब्लिक में होगी, सारी दुनिया बताएगी, जैसे आपने इरफान सिद्दीकी का कह दिया ना। तो ये ताने मैंने तो आपको सुनने पड़ेंगे ना जब आपकी गुफ्तगू होगी। तो मैं तो इंतज़ार में हूँ, अच्छी बात है, पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको बाहर आना चाहिए, 5 तारीख को हो जाए ज़मानत, लेकिन मुझे तो नहीं नज़र आ रही क्या पसे पर्दा होगा नहीं होगा। वो हम और आप वॉच करते रहेंगे और हम देखेंगे। एक तवील काम है और उस दौरान GHQ हमला केस आगे बढ़ता जा रहा है। वो 31 गवाह हो चुके हैं और फिर जब तक 5 आएगी उस वक्त तक शायद कोई वो 35-36 पे हों, और मेरे अंदाजे में वो 50 के करीब जाके बाकी गवाहों को ख़त्म कर देंगे और केस के फ़ैसले की तरफ कहानी का नया टर्न आएगा जब एक नया गवाह अदालत की इजाज़त से पेश किया जाएगा। अच्छा, यानी आपकी तो जो गुफ्तगू है मुझे उससे ये लग रहा है कि शायद अभी आसानियाँ नहीं हैं, अभी रास्ते सहल नहीं हुए हैं इमरान खान साहब के लिए। लेकिन अमीर अब्बास साहब, इसके इन बिटवीन हमने देखा है माजी में भी जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ जमातों के रवाबित ख़राब हुए हैं तो वो मॉडरेटर्स बीच में पड़ते हैं, मिडल मैन बीच में पड़ता है और फिर वो राब्तों को बहाल करता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो लोग मौजूद नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब, मैं वसूख के साथ नाम ले सकती हूँ कि उन्होंने कोशिश भी की, वो आते जाते भी रहे। वो अलग बात है कि खाने उनको वहाँ के पसंद है, बातें यहाँ की पसंद है, बट उन्होंने एक सजेशन दी इमरान खान साहब को कि जो इस तरह के लोग हैं बीच वाले उनको डाल लेते, बट इमरान खान रजिस्टेड कि नहीं। अब इसके पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है कि जब आपके पास बेचने को बयानियाँ नहीं है, आपकी पार्टी के अपने लोग कह रहे हैं और आप प्रेशराइज भी नहीं कर पा रहे, तो फिर तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया फरमा साहब। देखिए, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं 9 मई पे, जो कि आमिर इलियास राना साहब ने 9 मई का जिक्र किया, 9 मई पे इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उसकी मजम्मत की, उसके बाद भी मजम्मत की। गिरफ्तार तो वो 5 अगस्त 2023 को हुए थे ना, यानी 9 मई के भी कुछ 4 महीने के बाद।
उन्होंने मजम्मत की। रहा सवाल माफी का, जो बार बार उनको माफी की हम बात करते ना, शाह महमूद कुरैशी कराची में थे। शाह महमूद कुरैशी पर मुकदमा आपने बना दिया 9 मई का लाहौर में। इस 9 मई को तस्लीम कर ले लोग, आंखें बंद करके, क्वेश्चन ना करें। उस्मान डार इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर खड़े थे, फुटेजेस मौजूद हैं। मुकदमा बना दिया 9 मई का लाहौर से लेके GHQ तक। GHQ जहां पे वो खड़ा था वहां से 30 किलोमीटर दूर है, लाहौर 350 किलोमीटर दूर है, मुकदमा वो बना दिया। ढोल तो बड़ा पीटा जा रहा था कि नहीं सारा कुछ 9 मई तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतें दी 9 मई के केसेस में। उन जमानतों के फैसले में लिखा, मैं हाई कोर्ट की बात करूं, सेशन कोर्ट की बात नहीं कर रहा, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि हम प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से, जो पंजाब का सबसे बड़ा वकील है इस्तगासा का, हम उससे सवाल करते रहे यार वो साजिश बताओ तो सही कि वो साजिश का नहीं, तुम्हारा मुकदमा है कि साजिश हुई, वो साजिश बताओ। तो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो सरकार का सबसे बड़ा वकील है, उसने हाई कोर्ट पंजाब को बताया कि ये साजिश ये है कि एक पुलिस वाला वहां पर उस मीटिंग के अंदर भेस बदल कर खड़ा हुआ था और उसने वहां पे सुना कि इमरान खान और बाकी लोग साजिश कर रहे हैं। यार किसको बेवकूफ बना रहे, खुदा का वास्ता। अगर इमरान खान 9 मई के अंदर मुलव्विस है तो 100 नहीं, उसको 10,000 साल आप सजा सुना दो। तो फिर ये अदालतों के अंदर बंद करके छुपा के मीडिया पर भी, वो तो कह रहा है कि मेरा केस आप लाइव ब्रॉडकास्ट करें। लेकिन इसी के ऊपर तो मैंने सवाल किया मीर अब्बास साहब, जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अच्छा, इसमें करेक्शन ये है कि 0 FIR का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, ये मुल्क में कहीं पर भी कट सकती है, जो कि कटी है 0 FIRs। सेकंड ऑफ ऑल, इमरान खान साहब की शायद आप वो लाइन भूल गए हैं जिसपे उन्होंने, नहीं सर, 0 FIRs मुल्क में कहीं पर भी किसी भी टाइम कट सकती है। ऑन दी अदर हैंड इमरान खान साहब ने एक जुमला बोला था इमरान खान साहब ने, सर मैं जसारत करना चाहूंगी याद कराने की, वो ये था कि अगर आप इस तरह पकड़ेंगे तो फिर इस तरह तो होगा। इट्स सेल्फ वो उन्होंने बड़ी देर कर दी थी 9 मई को कंडेम करते हुए, और उन्होंने डायरेक्टली उस तरह कंडेम नहीं किया था। ये जुमला शायद वो हज़फ कर सकते थे, बट मैंने आपसे इसी पे सवाल किया कि हो गया 9 मई हो गया, 26 नवंबर हो गया, अब बात तो करनी है, तो बात करनी है एस्टेब्लिशमेंट से, तो फिर उन्हीं के बंदों से बात करनी है ना सर। देखिए, जो उन्होंने एक जुमला बोला, जिस जुमले की आप बात कर रही हैं, मुमकिन है ये बोला हो, शायद इससे भी कुछ जुमला बोला हो, लेकिन क्या एक जुमला बोलने की वजह से जाली मुकदमात बनाने, ये तरीकाकार क्या है? इसका मतलब जिसके पास ताकत होगी, फिर ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना। आज रियासत के पास ताकत है तो रियासत लोगों के खिलाफ मुकदमात खोल रही है अपनी प्यास बुझाने के लिए। मेरे पास नहीं होगी तो मैं नहीं बना सकता मुकदमात, आपके पास नहीं है तो आप और मैं मार खाएंगे क्या इस रियासत के अंदर? ये कोई कानून थी? इसी को तो जंगल का कानून कहते हैं। जहां तक बात है मुज़ाकरात, देखिए कई मुनासिब लोग हैं। शाह महमूद कुरैशी मोतदिल मिजाज शख्स है, उनको बीच में डाला जा सकता था, और बहुत सारे ऐसे PTI के अंदर लोग हैं, PTI से बाहर लोग हैं, उनके जरिए से मामला आगे चलाए जा सकते थे, बढ़ाए जा सकते थे, लेकिन किसने बढ़ाने हैं? जो शख्स जेल में पड़ा हुआ है वो तो इतना इख्तियार नहीं रखता कि उसके साथ नहीं, लेकिन अली अमीन मंडापुर साहब को चूज इसलिए किया गया था कि वो एस्टेब्लिशमेंट को करीब से जानते हैं। उसके अलावा बैरिस्टर सैफ है और बहुत सारे लोग हैं, आजम जवाती साहब भी रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जी बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि जो मोतदिल लोग हैं, चाहे वो PTI से हो या PTI से बाहर। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता रहा है हमारी तारीख में कि सहाफ़ियों ने भी बड़ा रोल प्ले किया है। बनवा मुख्तलिफ मौक़ों पे सहाफ़ियों ने भी मीडिएशन करवाई है। ब्यूरोक्रेट्स एक्स हो सकते हैं, कोई रिटायर्ड जनरल हो सकता है, कोई रिटायर्ड, बहुत सारे मैं इस पे इजाफा कर लेती हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है अमीर अब्बास साहब, मैं थोड़ी सी माज़रत चाहूँगी, और वो उस पर है कि हमारे यहाँ पे तो जो ताजर बरादरी के बड़े नाम हैं, उन्होंने भी एक ब्रिज का किरदार अदा किया। एक ब्रेक लेते हैं, बहरहाल फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। मुझे बताइएगा आमिर इलियास राना साहब के इतनी देर हो गई, 600 दिन हो गए इमरान खान साहब को अंदर हुए हुए, और फिर BCO मुकदमात, और जैसे कि अमीर अब्बास साहब भी कह रहे थे कि एक इंसिडेंट की FIR दर्जनों जगहों पे कटी हुई है। हालांकि 0 FIR एक इंसिडेंट पे मल्टीपल जगहों पर नहीं कट सकती, ये परमिशन नहीं है, इजाज़त नहीं है कानून में। लेकिन उसके बावजूद जब हम ये देखते हैं कि वी वांट टू गेट ओवर 9th में और वी वांट अ पीसफुल टॉक, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? हुकूमत क्यों ये कहती है, जब वो बात करने लगते हैं बेचारे, तो वो कहती है जी NRO मांग रहे हैं,
एनआरओ मांग रहे हैं। पहले भी बात करने लगे थे तो कहते थे एनआरओ मांग रहे हैं, अभी बात शुरू नहीं की तो कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। क्या उनको अपनी सीट का कोई मसला है कि ये जिस दिन बाहर आएंगे उस दिन हम लोग निकल जाएंगे? बतौर साफी ना मेरा काम है खबर देना और उसके मुताबिक तजजिया करना। ये जो एनआरओ की बात मांगने की आपने की, जो इरफान सिद्दीकी का नाम हमने पहले सेगमेंट में भी लिया, यही काम पीटीआई करती रही। ये आइन कानून जिसकी बहस ये इमरान खान के दौर में बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल हुई जिस तरह आज हो रही है। हमारे दोस्त एकदम परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि तो माजी का क्या हवाला था, आज जो हो रहा है उस पर बात करें। भाई उसी पे बात करते हैं। उसको डिनाई कौन कर रहा है? 2024 को कौन डिनाई कर रहा है? 2018 के साथ मिला के पढ़ेंगे और बोलेंगे, लेटेंगे तो पता लगेगा कि ये दोनों के लिए एक जैसा काम होगा। एक दफा अंदर टप्पे लगाए गए, एक दफा बाहर लगा दिए, बस बात इतनी सी है। किसी को एक दफा का पसंद है, किसी को दूसरी दफा का पसंद है। नहीं पसंद तो वो भी उनकी चॉइस है कि उसके ऊपर जज्बात का इजहार करें या ना करें। इशू ये है कि सियासतदान से मुतालबा नहीं करता। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों ने ऐवान में खड़े होकर मिसाक मईशत की ऑफर की। इन्होंने कहा तो एनआरओ मांग रहे हैं। जब मुलाकात हुई पीटीआई के लोग आके कहते थे ये तो अंदर बैठ के हमसे वो मांग रहे थे एनआरओ। तो आपका क्या ख्याल है? ये सारे के सारे यहाँ पे हलवा बांटने हैं, सियासत करने आए ना। राजनीति इसी का खेल है ना कि जब आप चॉइसेस ढूंढ रहे होंगे तो वो आपको कहेंगे ना। आपको कहते हैं हमने हुकूमत से बात ही नहीं करनी क्योंकि इनके पास इख्तियार नहीं। आप जब इलेक्शन हो रहे थे तब भी बैठे थे, अब आप जनवरी में इनके साथ क्यों बैठे थे? फिर आपको कह रहा है ट्रंप आ रहा है शायद वो हमें छुड़वाएगा। आप खड़े हुए आखिर में जब उससे भी कुछ ना हुआ। आप बैठते भी हैं, इनकार भी करते हैं। और अब भी आप ये चाहते हैं कि उस एस्टैब्लिशमेंट को जिसे आप मीर जाफर कहते रहे, सब कुछ कहते रहे, मुंह नहीं लगाऊंगा, बात भी नहीं करूंगा, इन्होंने गद्दारी किया। अब उनसे ही सिर्फ बात करना चाहे अपने मुल्क की खातिर। आई एम ग्लैड आमिर रियाज साहब आपने ये मेंशन कर दिया है कि नून लीग के साथ क्या क्या होता है या पीपल्स पार्टी के साथ साथ क्या होता रहा है। लेकिन चंद दिन पहले जब 9 मई जिनाह हाउस हमला केस की समाअत चल रही थी तो उसके दौरान जो है वो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने एक लाइन इस्तेमाल की थी कि क्योंकि कभी सास भी कभी बहू थी, यानी इतनी सख्ती ना करेंगे, कभी सास भी कभी बहू थी। अब उससे मुझे याद ये आ रहा है कि इतना कुछ माजी में उन्होंने भी बर्दाश्त किया और हम ही लोग थे जो उनके साथ नाइंसाफ़ियों को डिस्कस कर रहे थे। दिस इज़ अ वेरी थिन लाइन अमीर अब्बास सब इन बिटवीन रिवेंज एंड व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। समझ रहे हैं आपके ये मकाफात अमल है या ये रिवेंज की तरफ चला गया? आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इमरान खान के दौर में भी उनसे गलतियां हुई और जब उनसे गलतियां होती थी मसलन राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस बना, ये गलती थी लोग ये गलती थी उनकी ये केस बनाना, मतलब उन्हीं के दौर में हुआ। हाँ। जवाब दे तो वही हो गया ना, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है जवाब दे तो वही होगी ना कि जिसके दौर में अगर कुछ गलत हो रहा है। यानी ये क्या उसूल हमने बना लिया है कि जो उस दौर में गलत हो रहा था अगर उसका इतना वॉल्यूम था तो अब इतना वॉल्यूम होगा, फिर इतना होगा। यानी कल को अगर इमरान खान पावर में आ जाता है तो फिर क्या आप उसको भी हक दें? अगर आज हम हक दें इस निजाम को, इस हुकूमत को, इस रियासत को कि जो आप कर रहे हैं ठोक के रखें, तुल के रखें, तो कल को अगर इमरान खान कम बैक कर लेता है फिर हमें उसको भी ये हक देना पड़ेगा ना कि अगर इन्होंने 4 मारे थे तो तुम 40 मार दो। ये क्या है? हम खाना किस्म की रियासत हम बनाने जा रहे हैं भाई। ये वो भी गलत था, आज भी गलत है। ठीक, आंदा जो गलत हो रहा है उसको रोकना है। ये दिस इज व्हाट वी कॉल्ड सैनिटी। जो गलत है उसे गलत के लास्ट मिनट चल रहा है। मैं दोनों को चाहूंगी कि इसका जवाब प्लीज वन लाइनर में दीजिएगा। आमिर रियाज साहब, इमरान खान साहब की बहन ने कहा वो क्या करें कि आप उन्हें छोड़ दें, प्लीज आप थोड़ी सी मुआवनत फराहम करें, क्या करें कि छोड़ दें? वो उन्होंने इसलिए दूसरी पार्टी ने तो कह दिया ना कि आप एनआरओ मांग रहे हैं। वो फौज से बात करना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने होल्ड पे रखा है सब लोगों को जो मुज़ाकरात कर रहे थे। आज भी उन्होंने रास्ता नहीं दिया उनको, कान में आज भी लोगों ने समझाया, वो नहीं समझ रहे। ये जो बात हो रही है ना कि जी जो आज गलत हो रहा है भाई उसको ठीक कौन कह रहा है? लेकिन ये वही कर रहे हैं जिनके साथ आप पहले मिलके कर रहे थे। ठीक है, तो फिर लेकिन वो क्या करेंगे? छोड़ दे लास्ट मिनट। ये नहीं है जी कि आप उन्हें समझा लेंगे कि जी वो साइड पे हो जाए। तो फिर आप सियासतदानों के साथ बैठ के, उस वक्त शहबाज शरीफ का नाम मैंने इसलिए लिया, जरदारी का नाम इसलिए लिया कि वो समझ चुके हुए थे, उन्होंने इनको ऑफर की थी तो मिजाके जमहूरियत भी कर चुके हुए थे। ये कहते थे ये चोर इकट्ठे हुए हैं। तो चलो जी साधु साहब, अब आप बता दें अब क्या करें। आप ही हमें बता दें ना कि आप जिस बात की मुखालफत करते हैं उसी की हिमायत करते हैं। ठीक है, फिर मुखालफत करते हैं फिर हिमायत करते हैं, तो रास्ता आप ही बता दें, आप लीडर हैं। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं फिर भी चाहूंगी मैं अपनी टीम से 1 मिनट उधार ले लूं। बताएं कि वो क्या करें कि उनकी जान छोड़ दें। ये सवाल अलीमा खान साहबा का, वो प्लीज वन लाइनर क्विकली। अमीर अब्बास साहब आप इसका जवाब दे दें। जी देखिए, मेरा ख्याल है वो जो कल उन्होंने शायद कल या परसों ये स्टेटमेंट दी है वो तो एक फ्रस्ट्रेटेड हालत में, जैसे एक बहन अपने भाई या कोई फैमिली मेंबर के लिए देती है कि यार हमारी जान किस तरह छोड़ो।
मतलब ओके। क्या चाहते हो आपसे, कौन सा खून आपसे चाहते हो, क्या क्या खराज हमसे वसूल करना ठीक चाहते है। हो, ये बताओ क्या किस तरह हमारी काम। मेरा ख्याल है वो शायद नौ इस उस तरह कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने था। वो बात ठीक है की आमिर होगी। इलियास साहब, ठीक है 9 मई सिंपल माफी, वो तो फैसला वही रहेगा, जेएनयू का केस चल रहा है वरना। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राणा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आप दोनों के मुताबिक एक इंटरप्रिटेशन ये है कि फ्रस्ट्रेशन में कह दिया, दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि 9 मई पर माफ़ी होगी, तो फिर उससे बात आगे बढ़ेगी। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।